आप सभी का साइंस या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस साइंस एमसीक्यू में आज हम लोग सेट 7 को देखेंगे। उससे पहले एक कोट से हम लोग शुरुआत करते हैं। जब तक सांस है तब तक संघर्ष जारी रखो, क्योंकि हारना तो बस एक विकल्प है। एज लॉन्ग एज यू हैव ब्रेथ कीप फाइटिंग, बिकॉज लूजिंग इज जस्ट एन ऑप्शन। हारना सिर्फ ऑप्शन है। अगर आप संघर्ष जारी रखते हैं तो आपकी जीत निश्चित होगी साथियों। तो चलिए, बिहार पुलिस की तैयारी में आप लोग बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे, इसी उम्मीद के साथ क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग देखते हैं। N2O, MgO, CaO तथा BeO में से सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड है। इनमें से आपको बताना है कि सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास है BeO, MgO, CaO, N2O। तो सबसे जो कम क्षारीय है वो कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, BeO। क्यों होगा, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इसमें कि क्षारीय ऑक्साइड किसको बोलते हैं। वे ऑक्साइड होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे क्षारीय ऑक्साइड तो क्षार बनाएंगे, और अगर वो अभिक्रिया करेंगे अम्ल के साथ तो लवण और जल बनाएंगे। और कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड की परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्षारीयता बढ़ती है तथा N2O, MgO, CO आदि ये जो देख रहे हैं आप, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है। Na का 11, Mg का 12, Ca का यानी कैल्शियम का जो होता है 20 होता है, लेकिन बेरिलियम का कम होता है, इसका कम है। तो इसकी वजह से, लेकिन परमाणु क्रमांक कम होने पर उसकी क्षारीयता कम होती है, तो BeO का जो क्षारीयता है वो कम होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए? तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंज गैस या स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस भी कहा जाता है? आर्गन, नियॉन, जेनन और नाइट्रस ऑक्साइड। सही जवाब क्या होगा? तो जेनन को जो है हम लोग स्ट्रेंज गैस या अजनबी गैस भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगर इसमें हम लोग थोड़ी सी बात करें तो जेनन एक उत्कृष्ट गैस है, जिसका अर्थ है कि यह समानता अक्रियाशील होती है, लेकिन कुछ तत्वों के साथ यौगिक बनाती है, जो कि एक उत्कृष्ट गैस के लिए असामान्य बात है। ये जनरली जो होता है हेलोजन ग्रुप के जो भी गैसेस हैं वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जेनन के साथ एक कंडीशन ये है कि ये अभिक्रिया करके कुछ तत्वों के साथ यौगिक का निर्माण करती है। जेनन की परमाणु संख्या 54 है। जेनन को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है या कहा जाता है। इसकी खोज विलियम रामसे ने 1898 में की थी, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें पूछ रहा है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटॉप्स कौन सा है? P32, CO60, I131, Na24। सही जवाब कौन सा होगा? तो बी बिल्कुल सही जवाब है, CO60 यानी कोबाल्ट 60। इसके द्वारा रक्त कैंसर का उपचार किया जाता है, ये बात आपको मालूम होगा। कोबाल्ट 60 की अगर बात हम लोग करें तो कोबाल्ट का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों में किया जाता है। यह एक मानव निर्मित कठोर ग्रे नीली धातु है जो गामा किरणों का उत्सर्जन करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे क्या निकलता है? गामा किरण निकलता है, जो कि कैंसर के उपचार के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप देखिए, कैंसर के लिए जो है गामा किरणों से बम्बार्डिंग करने वाला इक्विपमेंट, मशीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पिक्चर के अंदर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। निम्नलिखित में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान कार्य करती है, उसकी तरह वो काम करे? यानी कि कैमरा के अंदर कौन सा ऐसा उसका भाग है जो आंख के रेटिना की तरह काम करता है? ऑप्शन है आपके पास लेंस, फिल्म, अपर्चर, शटर। तो सही जवाब इसमें आपको मालूम है। ये देखो, एक तो ये बात है कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में, चाहे आपने इतनी बार मॉक में बनाया होगा कि आपको वैसे तो ये क्वेश्चन याद होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि आखिर होता क्यों है, जरा आज हम उसको भी अच्छे से डिटेल से जरा देख लेंगे। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बी सही है। अगर जब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें
तो यहाँ पे आप देखिए ये जो फिल्म आपको दिखाई दे रही है, अब तो इसका प्रयोग कम हो गया है या ना के बराबर ही है, लेकिन पहले अभी से 5 साल 10 साल 20 साल पहले जो है इस फिल्म का, फोटोग्राफिक फिल्म का प्रयोग बहुत किया जाता था। हम लोगों ने भी कैमरा यूज किया है तो उस पर इसको प्रयोग करते थे। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मानव आंख और कैमरा दोनों ही प्रकाश को पकड़कर छवि बनाने के लिए समान सिद्धांत का उपयोग करते हैं। मानव आंख के पीछे की परत रेटिना जिसको कहते हैं, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। कैमरे में रेटिना की तरह काम करने वाला भाग फिल्म, पुराने कैमरे में मैंने बताया आपको पुराने कैमरे में पाया जाता था जिसको फिल्म बोलते हैं, तथा इमेज सेंसर, अभी डिजिटल कैमरा वगैरह जो है उसमें इमेज सेंसर लगा होता है, वो उसकी तरह काम करता है, रेटिना की तरह। जब प्रकाश लेंस से होकर गुजरता है तो यह रेटिना यानी कि आंख में या फिल्म इमेज सेंसर में यानी कैमरे के अंदर जो है फोकस होता है जहां छवि बनती है। तो इस सिद्धांत पे ही ये काम करता है बेसिकली। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये काम करता है। कैमरे का जो रील है, फिल्म है, वो किस तरह से रेटिना की तरह काम करता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में कौन सी गैस पास की जाती है या क्या मिलाया जाता है। ब्रोमीन आपके पास ऑप्शन है, क्लोरीन, आयोडीन या नाइट्रोजन। इसका जो सही जवाब है वो आपको मालूम है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो भी बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरीन। क्लोरीन को मिलाया जाता है पानी को स्वच्छ बनाने में, साफ करने में, आपको मालूम होगा। अगर हम लोग इसके थोड़े एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में दिया हुआ है कि क्लोरीन मिलाने से पहले देखो पानी कैसा था स्विमिंग पूल का, और क्लोरीन मिलाने के बाद देखो पानी कितना साफ हो गया है ना। तो क्लोरीन की अगर बात हम लोग करें तो अपने अणुओं में रासायनिक बंधों को तोड़कर बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोग जनकों को मारता है। क्लोरीन बैक्टीरिया की कोशिका दीवार को नष्ट करके और जैव अणुओं से प्रतिक्रिया करके उन्हें नष्ट करता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड भी बैक्टीरिया, वायरस और कुछ परजीवियों को नष्ट करने में मदद करता है। तो क्लोरीन जो है वो पानी में मिला के पानी को बेसिकली स्वच्छ करने का हम लोग काम करते हैं, ये बात आप जानते होंगे। टंकी वगैरह में भी इसको डाला जाता है क्लोरीन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ऐसा क्यों होता है भाई, तो हीरा इतना चमकता क्यों है। ए ऑप्शन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के अवशोषण के कारण, सी कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, डी इसके आणविक संरचना के कारण। देखो सही जवाब तो हो जाएगा वो ए, बिल्कुल सही जवाब है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा जो है वो चमकता है। होता क्या है हीरा के अंदर कि उसके अंदर इतना ज्यादा जो है सरफेस बना होता है, यानी कि प्रकाश की किरण उस पे अंदर जाती है तो हर सतह से उसका परावर्तन होना शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो वह हीरे के अंदरूनी सतहों से बार बार परावर्तित होता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक इंडेक्स हवा की तुलना में बहुत अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो किसी अन्य रत्नों की तुलना में बहुत अधिक है, जिसे प्रकाश हीरे के अंदर अधिक समय तक रहता है और बार बार परावर्तित होता है। यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में कि किस तरह से हीरा जगमगा रहा है, चमक रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यूनिसेलुलर फंगी यानी एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है। ब्रेड फफूंदी, ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम। सही जवाब क्या है, बी बिल्कुल सही जवाब है। ईस्ट जो है, ईस्ट जो होता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं कि वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय कवक है। आपको मालूम है कि कवक जो है, कवक किंगडम, फंगी किंगडम, ये मल्टी सेलुलर होता है और इसमें जो भी जीवों को रखा गया है वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है ईस्ट जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है। इस बात को ध्यान रखना है, अदरवाइज सारा का सारा क्या है, मल्टी सेलुलर है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, ईस्ट एक कोशिकीय कवक का एक उदाहरण है। ईस्ट कवक जगत का एकमात्र ऐसा सदस्य है जो एक कोशिका से बना होता है। ईस्ट में बडिंग के द्वारा प्रजनन होता है या करते हैं वो। सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी इसका नाम है, एक ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी। नाम के ईस्ट का इस्तेमाल बियर और ब्रेड बनाने में किया जाता है। आपको वैसे भी मालूम होगा कि अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। घर में हम जो खाना बनाते हैं जैसे कि पुआ हो गया,
जैसे कि आपका डोसा हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ बनाएंगे प्लफी हो, फूला हुआ हो, जो स्पंजी हो खाना बने, तो उसमें देखो इस ईस्ट को मिलाया जाता है। ईस्ट पाउडर मार्केट में आता है, उसको मिलाकर उसको क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं, किण्वन करवाते हैं, और किण्वन करने के बाद वो जो फूड आइटम है वो स्पंजी आपको लगेगा। और इसी से बियर भी बनाया जाता है, ब्रेड भी सेम उसी तरह से बनता है, क्योंकि ब्रेड भी क्या है, स्पंजी होता है, आपको मालूम है। तो इसके साथ हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके पास बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी बोलते हैं, धोने का सोडा को वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा को दाहक सोडा बोलते हैं, कास्टिक पोटास को दाहक पोटास बोलते हैं। सही ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा जो खाने वाला है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। कास्टिक सोडा जो है ये NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। और कास्टिक पोटास जो होता है वो KOH होता है, यानी कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। सही ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी हम लोग बात कर लें तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसे धोवन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा इत्यादि भी बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करें तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठे सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और विभिन्न व्यंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है, मैंने भी आपको बताया। इसका अनुसूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। कास्टिक सोडा जो थर्ड ऑप्शन था वो NaOH, और कास्टिक पोटास KOH, ये इसका आणविक सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में से कौन पौधे में अंकुरण में सहायता है या सहायक है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, इथिलीन, साइटोकाइन, ये चारों जो है ना वो प्लांट हार्मोन्स के नाम है। पौधों में जो होने वाला हार्मोन होता है उनके नाम है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पौधे के अंकुरण में सहायक है, यानी पौधा का जो कोई भी बीज होता है वो जो अंकुरित होता है उसमें से कौन सा ये हार्मोन सबसे हेल्पफुल है? तो बी बिल्कुल सही जवाब है, जिसको बोलते हैं जिबरेलिन हार्मोन्स। इसी हार्मोन्स की वजह से कोई भी बीज अंकुरित होता है। अगर थोड़ी इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अंकुरण की क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिलता है। इसके लिए सही तापमान, जल, वायु की आवश्यकता होती है। रोशनी का हर बीज के लिए होना अनिवार्य नहीं है, सभी बीज के लिए रोशनी की जरूरत नहीं है। कुछ बीज बिना रोशनी के अंकुरित नहीं होते। अंकुरण के लिए जिबरेलिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो जिबरेलिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, तो अंकुरित करवाने के लिए काफी हेल्पफुल है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। इनमें से आपको बताना है कि फेफड़े की कौन सी इकाई क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो इसमें अब देखें हम लोग नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, सिराएं यानी वेंस, धमनियां यानी आर्टरीज। तो सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का हम लोग सेट नंबर 6 में भी एक बार डिस्कशन किए थे। तो इसका सही जवाब क्या है? बी बिल्कुल सही जवाब है, एल्वियोलाई। इसी को फेफड़े की क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। कैसे बोला जाता है वो जरा देख लेते हैं। देखो, एल्वियोलाई फेफड़े की क्रियात्मक इकाई तो है ही, साथ ही साथ इसका काम क्या है? तो एल्वियोलाई श्वसन तंत्र के अंत में स्थित सूक्ष्म वायु कोश है। हमारा जो श्वसन तंत्र है, फेफड़ा जहाँ पे एकदम अंत होता है फेफड़ा का, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया रहता है जो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। और जहाँ फेफड़े और रक्त के बीच गैस विनिमय यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, इसी से ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है लंग्स की तरफ, और यहीं से जो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है हमारे शरीर की तरफ। तो यहाँ पे गैसों का विनिमय होता है, कहाँ पे? एल्वियोलाई में। और ये फेफड़े का एक क्रियात्मक इकाई है। लाखों करोड़ों के संख्या में ये हमारे फेफड़े में मौजूद होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और एक बात आपको मैं बता दूं कि किसी भी तरह का कोई भी बच्चे के मन में डाउट हो साइंस से रिलेटेड तो बेहिचक आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पर्सनली आपको जवाब दूंगा और हम लोग डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।